जॉइंट फैमिली सिस्टम में ससुराल में सबको खुश करने के लिए आप सब कुछ कर चुकी हैं, लेकिन इसके बावजूद आपको कोई सिला नहीं मिल रहा। इसके बावजूद यही कहा जा रहा है कि नहीं जी, बड़ी बहू जो है सब कुछ वही है, वो बहुत काम करती है और आपकी सारी नेकियों पर आपकी एक गलती की वजह से पानी फेर दिया जाता है। तो आज की वीडियो आपके लिए। आज की वीडियो में आपके साथ ऐसी बातें शेयर करूँगी जिसकी वजह से ना आप अपने ससुराल में अपना मकाम भी हासिल कर लेंगी दोबारा से, और अपने आप को खुश भी रख सकेंगी, खुद को सुकून भी दे पाएंगे और जहनी टेंशन और डिप्रेशन से निकल भी सकेंगी। तो आपने आज की वीडियो को बिल्कुल भी स्किप नहीं करना, पूरी वीडियो को सुनना है, वॉच करना है, देखना है और लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करना है और अपनी माँओं बहनों और बेटियों के साथ ज़रूर शेयर करना है, ख़ासतौर पर उनके साथ जो ये सोच कर परेशान होती रहती हैं कि हमने तो इतना कुछ कर लिया, इसके बावजूद हम ही बुरी हैं, क्यों हम बुरी हैं। तो अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, कैसी हैं मेरी प्यारी प्यारी बहनें बेटियाँ, जहाँ रहें खुश आबाद रहें, अल्लाह पाक सब बेटियों के नसीब अच्छे करे और किसी के सदके मेरी बेटियों के भी नसीब अच्छे हों। देखिए, मैंने अपनी पिछली वीडियो में भी अपना अभी का हाल शेयर किया है, जो मेरी पिछली वीडियो है, जिसमें मैंने बताया है कि अभी मेरे मैके वालों के घर आने के बारे में भी सियासत खेली जा रही है कि वो यहाँ पे ना आएँ, कैमरा लगवा के देखा जा रहा है ताकि हम लोग घर का माहौल ख़राब कर सकें, लड़ाई झगड़ा पैदा करें। और उसकी वजह क्या है कि मेरे अपने हस्बैंड की चुप्पी, मेरे हस्बैंड की खामोशी और दूसरी तरफ मेरे माँ बाप की नेकियां और उनका इज़्ज़त और एहतराम करना, उनका मेरे मामलात में, मेरे शोहर के मामलात में ना बोलना, हर चीज़ को सब्र से बर्दाश्त करना। इस वजह से मेरी देवरानी और जेठानी की जो सियासत है, जो उनकी लड़ाई झगड़े हैं, वो तूल पकड़ते जा रहे हैं। लेकिन आप लोग ये ज़रूर मैं कहूँगी यहाँ पे कि अल्लाह पाक की लाठी बड़ी बेआवाज़ है, जब बजती है तो इंसान को तभी समझ लगती है। वो जब भी ऐसी कोई चाल चलती हैं तो मेरा अल्लाह खुद ही उन्हें जवाब दे देता है, मेरे सब्र और मेरी खामोशी की वजह से। लेकिन ये भी नहीं है कि मैं बिल्कुल ही खामोश रहती हूँ, इसके बारे में आपको बताती हूँ। देखिए, शादी की शुरुआत में मेरे साथ क्या था कि मुझे सब बहुत प्यार करते थे, सास भी, ससुर भी, देवर जेठ भी, और मैं भी सबको खुश रखने के लिए बढ़ चढ़ के सारे काम करती थी। नई नई शादी थी, उन्होंने मुझे अपने साथ अटैच करने के लिए मेरी सास ने पूरा तरीका अख्तियार किया। मतलब जो एक बहू को एक घर में जो है ना सेट करने के लिए किया जाता है, जैसे कि मैं कुकिंग करने लगती थी, आग जलाई मुझसे नहीं जाती थी तो मेरे ससुर साथ में बैठ जाते थे आग जलाने के लिए। मेरी सास मुझे तरकीबें बताती थी, ऐसे खाना पकाते हैं, अब ये चीज़ पकाओ, अब ऐसे करो। मैं खुद उनसे पूछती रहती थी साथ साथ, और जो काम मुझे नहीं आते थे अपनी अम्मी से पूछ लेती थी, क्योंकि मेरी जब शादी हुई थी तब मैंने मुश्किल से मैट्रिक पास किया था, मेरी 18 साल एज थी और वो भी मेरे ससुराल में आके 18 साल पूरे हुए थे। और इस तरह फिर उन्होंने मुझे जब ट्रेन किया और मैं अपनी ईमानदारी से जब काम करती थी, सारा कुछ सबको खुश करने के लिए, सब खुश भी होते थे, ख़ास तौर पे मेरी सास ससुर बहुत खुश होते थे। लेकिन ये चीज़ फिर आपको पता है, जब घर में जेठानियाँ होती हैं और उनको फिर कहीं ना कहीं जेलसी तो आ ही जाती है। इस रिश्ते को आप जितना मर्जी कहें हम बहनें हैं, हम दोस्तें हैं, नहीं, इस रिश्ते में हसद और जेलसी हो ही नहीं सकता कि ना आए। सगी बहनें हैं ना, उनमें भी ये चीज़ आ जाती है जब उनकी औलाद ख़ास तौर पे हो जाती है और उनकी औलाद में से किसी एक को कह दिया जाता है कि इसकी बच्चे बड़े अच्छे हैं, बड़े तेज़ हैं, तो दूसरे के दिल में खुद ब खुद हसद और जेलसी आ ही जाती है। ये हमारा पाकिस्तानी कल्चर है, यहाँ पे होता है ये सब कुछ, क्योंकि बैरून मुल्क में जॉइंट सिस्टम तो होता नहीं है। बच्चों की शादियाँ की, उन्हें अलग कर दिया, जान छोड़ी उनकी। लेकिन वहाँ पे एक दुख की बात ये होती है कि ओल्ड होम में बुज़ुर्गों को भेज दिया जाता है और वो वहाँ तनहा ज़िंदगी गुजारते हैं। तो ये वहाँ पे दुख की बात है। यहाँ पे ये खुशी की बात होती है कि बहुएं जो होती हैं वो नेक होती हैं, और अगर नेक ना भी हों तो भी इतनी बेरहम नहीं होती, बुज़ुर्गों को कहीं ना कहीं अपने साथ लेके चल रही होती हैं। अच्छा, यहाँ पे फिर जब मैं सब मुझसे खुश होते थे तो जेठानी की जब चालाकियाँ शुरू हुई तो क्या होता था कि मेरी जितना मर्ज़ी है, फिर आहिस्ता आहिस्ता ये होने लगा कि जब मैं प्रेग्नेंट हुई मेरी तबीयत ख़राब होने लगी। मैं काम करती थी लेकिन इतनी ज़्यादा मुझसे करवाया भी जाता कि यहाँ तक कि मेरी जेठानी वॉशिंग मशीन भी रख दी थी कि ये हाथों से कपड़े धोएगी, और मैं हाथों से अपनी सास ससुर देवर जेठ सबके कपड़े धोया करती थी और कुकिंग भी करती थी। मतलब सारा दिन मसरूफ़ रहती। मुझे यही कहा जाता था जितना काम करोगी उतनी बच्चे नॉर्मल पैदा होंगे, इतनी आसानियाँ होंगी, और मैं इसी चक्कर में लगी रहती थी कि ठीक है, मेरे लिए अगर आसानियाँ होनी है तो मैं करती रहूँगी, तकलीफ़ में भी करती रहती थी। लेकिन जब बाद मेरी जेठानी की चालाकियाँ तेज़ होने लगी और उसमें मैंने नोट किया कि मेरे हस्बैंड मुझसे दूर हो रहे हैं, क्योंकि मैं सारे घर को खुश करने में लगी रहती थी। आज देवर के कपड़ों को कल्फ लगानी है, इस्त्री करने हैं, जेठ को नाश्ता बना के देना है, सास ससुर के कपड़े धोने हैं, उन्हें प्रेस करना है, खाना पकाना है। मतलब पूरा दिन मेरा चूल्हे पर घर के कामों में लग जाता था, शाबाशी लेने के चक्कर में, और मैं अपना आप भुला चुकी थी। इस चक्कर में मेरे हस्बैंड मुझसे दूर हो गए थे। मेरे हस्बैंड जो है रात के वक्त भी मुझे ना बात करते मुझसे, ना जो है ना मेरे करीब आते, क्योंकि
میں خود تھک جاتی تھی، میرا دل ہی نہیں چاہتا تھا کسی کام کے لیے، اور یہ چیز میری سمجھ میں نہیں آ رہی تھی کہ مجھے تھکایا جا رہا ہے تاکہ میں اپنے شوہر سے دور ہو جاؤں، میں اس چیز کو سمجھ نہیں پا رہی تھی۔ لیکن جیسے ہی مجھ پہ پہلا وار کیا گیا میری جیٹھانی کی طرف سے، اور میری گھر والوں نے کہا کہ نہیں یہ جو ہے کوئی کام نہیں کرتی، اتنا کچھ کر کے بھی جب مجھے پہلی بار یہ بات سننے کو ملی کہ اب اس نے جو ہے نا ہماری جو کچھ ہے ہماری بڑی بہو ہی ہے، اور اس میں بھی کچھ سازشیں تھیں جس کی وجہ سے ان کے منہ سے ایسی بات نکلی، تو وہاں پہ میں نے اپنی امی کو بتایا۔ میری امی نے مجھے کہا کہ اتنا کچھ کرتی ہو، ہم بھی وہاں پہ دیکھ کے آتے ہیں، تمہارے ابو گھر آ کے روتے رہتے ہیں کہ ہماری بیٹی کی آخری منتھ چل رہے ہیں، پھر بھی وہ کپڑے دھو رہی ہے، کسی کو اس کا احساس نہیں ہے، اور وہ وہاں پہ بات چیت نہیں کرتے، تو تمہیں خود اپنا احساس کرنا چاہیے۔ تو اس کے بعد میں نے کہا کیسے احساس کروں؟ تو میری امی نے کہا کہ تم نے شوہر بھی اب تمہارا ساتھ اس وجہ سے نہیں دے رہا کیونکہ تم اس کو بھی ٹائم نہیں دے رہی ہو، اور ان کو خوش کرنے کے چکر میں نہ یہ خوش ہے نہ وہ خوش ہے، تو اپنی ذات میں جینا سیکھو، ٹھیک ہے؟ تو یہ میں یہاں پہ سب بچیوں سے کہوں گی کہ شروعات کے دنوں میں آپ اپنا پورا بیسٹ دینے کی کوشش کریں، ضرور کریں، لیکن ساتھ میں اپنے آپ کو مت بھلائیں، آپ کا اپنی ذمہ داری بھی ہے، آپ کا اپنا وجود بھی ہے۔ اس طرح پھر میری امی نے مجھے سمجھایا اور کہا کہ اپنے آپ کو مت بھولو، تم کس طرح بن سور کے رہتی تھی، کس طرح تم کپڑے پہنا کرتی تھی اچھے اچھے، کتنی تم خوبصورت لگا کرتی تھی، تمہاری اب اسکن خراب ہو رہی ہے، تمہیں چھائیاں آ رہی ہیں، تم نہ اپنا خیال رکھ پا رہی ہو، ان لوگوں کو خوش کرنے کے چکر میں کیوں انہیں اپنے ذہن پہ سوار کر لیے، کیوں اتنی اسٹریس لے رہی ہو، کیوں ٹینشن لے رہی ہو؟ اس دنیا میں کوئی کسی سے خوش نہیں ہو سکتا، اپنی طرف سے تم نے پوری کوشش کی، اب تمہارا اللہ تم سے ناراض نہیں ہوگا، اس لیے اپنے دل سے یہ وہم نکال دو، یہ غم نکال دو کہ میں نے پتہ نہیں یہاں پہ اگر ان کو خوش نہ کیا تو میرا رب مجھ سے ناراض ہو جائے گا۔ نہیں، اللہ پاک کو سب کچھ نظر آ رہا ہے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ اپنی عزت خود کرنا سیکھو۔ جس طرح خود کو تم فقیر بناتی جا رہی ہو، اس طرح تمہارا شوہر بھی تمہارے ہاتھ سے نکل جائے گا، اور یہ جو گھر والے ہیں یہ تو ہیں ہی مطلبی لوگ ہوتے ہیں، مطلب کہ ان کا جب تک کام کرتی رہو گی، جب تک ان کو بٹھائے رکھو گی، یہ سب تک تمہاری جی حضوری کریں گے، تب تک کہیں گے واہ واہ، لیکن ایک پل میں تم جیسے ہی تھوڑی سی تم بیمار ہوئی، تم نے کام کی طرف توجہ کم دی پریگننٹ ہونے کی وجہ سے، اور انہوں نے تمہاری ساری نیکیوں کو ضائع کر دیا۔ اب یہاں پہ تمہارا ہسبینڈ بھی تمہارے لیے نہیں بول رہا کیونکہ تم نے اسے بھی مکمل توجہ اور ٹائم نہیں دیا، تو اور اپنے آپ کو بھی تم نے فقیر بنا لیا، ٹینشن میں تم نے اپنی کیا حالت کر لی ہے، تو اپنے اوپر توجہ دو۔ تو یہاں پہ میری پیاری بہنوں بیٹیوں، میں آپ کو ایک روٹین آپ کو بتاتی ہوں کہ ٹھیک ہے آپ سسرال میں ہیں، آپ کو سب ٹینشن دے رہے ہیں، آپ کو سب پریشانی دے رہے ہیں، ان سب سے نکلنے کی کیسے کوشش کرنی ہے؟ سب سے پہلی چیز تو یہ ہے کہ آپ نے نماز نہیں چھوڑنی، آپ نے قرآن پاک کی تلاوت نہیں چھوڑنی، سب رشتے آپ کو چھوڑ جائیں گے، شوہر بچے اولاد سب کچھ چھوڑ جاتے ہیں، لیکن آخرت میں صرف ایک آپ کے اعمال آپ کے کام آتے ہیں، وہی آپ کے ساتھ جاتے ہیں، ٹھیک ہے؟ ایک آپ نے اس چیز پہ توجہ دینی ہے، اپنی نماز کو نہیں چھوڑنا، دوسری آپ نے اپنی جو ہے نا سیلف کیئر نہیں چھوڑنی، اپنی کیئر کرنی ہے، اپنے لیے اپنے شوہر سے جو چیزیں آپ سامنے نہیں منگوا سکتی ہے نا، شوہر آپ کو سامنے نہیں لا کے دے سکتے، کہ جس طرح میرے ساتھ ہوتا تھا کہ میرے شوہر مجھے سامنے نہ پیسے دیتے تھے نہ سامنے مجھے کوئی چیز لا کے دیتے تھے، کیونکہ کچھ لا کے دیتے تھے تو گھر میں ہنگامہ شروع، میری ساس ناراض، میری جیٹھانی کی سازشیں شروع، میرے جیٹھ میرے بھائی میرے ہسبینڈ کو سمجھانے بجانے لگ جاتے تھے، اس کو زیادہ سر پہ مت چڑھاؤ، اس کو مت دو۔ شروع کے دنوں میں جب میں نے یہ چیز نوٹ کی تو اس کے بعد میں نے خود اپنے ہسبینڈ کو راستہ دکھایا۔ کیسے راستہ دکھایا؟ میں نے اپنے ہسبینڈ سے کہا کہ آپ مجھے پیسے دے دیا کریں، میں اپنے میکے والوں سے چیزیں منگواؤں گی اور آپ کے گھر والوں کو نہیں بتاؤں گی کہ آپ نے مجھے پیسے دیے یا آپ نے مجھے یہ چیز منگوا کے دی ہے، میں جو ہے نا اپنی امی سے اپنے بھائیوں سے منگوا لوں گی، بس مجھے اتنے پیسے چاہیے۔ اب وہ پیسے دینا چھپ کے دینا اپنے روم میں کسی بھی وقت بھی آپ دے سکتے ہیں، آپ کے کمرے میں تو نہیں لگے ہوتے نا کیمرے وغیرہ، ٹھیک ہے؟ تو وہ میں اپنے ہسبینڈ سے لے لیتی تھی، اور پھر کبھی میرے بھائی مجھے لا دیتے تھے، کبھی میری امی بازار جاتی تھی امی سے منگوا لیتی تھی، کبھی بہن سے منگوا لیتی تھی۔ مطلب یہ تھا کہ میرے ہسبینڈ کو میں نے نہ پھر 1 مہینے تک کوئی شکایت کا موقع نہیں دیا، میرے ہسبینڈ ریلیکس رہے، سکون میں رہے کہ میں اس کو اگر کچھ دے دیتا ہوں یہ کسی کو بتاتی نہیں ہے۔ پہلے میں کیا کرتی تھی کہ یہ مجھ پر پابندیاں کیسے لگیں کہ میں جو چیز میرے ہسبینڈ مجھے الگ سے گفٹ بھی لا کے دیتے تھے نا، تو میں بڑی خوش ہو کے باہر سب کو دکھاتی تھی، اور مجھے یہ لگتا تھا کہ میں سب کو دکھاؤں گی، سب کو بتاؤں گی تو سب خوش ہوں گے، اور سب جو ہے نا زیادہ میری عزت کریں گے، یہ سمجھیں گے کہ یہ اس کا شوہر اس کو بڑی ویلیو دے رہا ہے، تو میں اس خوشی میں سب کو دکھاتی تھی۔ لیکن جب میں نے یہ چیز نوٹ کی کہ جب میں ان کو کوئی چیز بتاتی ہوں کہ میرے ہسبینڈ میرے لیے یہ لے کے آئے ہیں، میرے لیے کوئی کریم لے آئے ہیں، کوئی کپڑے لے آئے ہیں، تو وہ جو ہے میری ساس صاحبہ فوراً ناراض ہو جاتی ہیں بیٹے سے، اور میرے ہسبینڈ صاحب نے ہاتھ کھینچنا شروع کر دیا، مجھے دینا ہی چھوڑ دیا۔ پھر میں نے اس بات کو کلیئر کرنے کے لیے جب اپنی امی کو بتایا تو میری امی نے کہا کہ یہ تمہاری بہت بڑی غلطی ہے، یہ لوگ تو سامنے کسی کا کچھ بھی برداشت نہیں کر سکتی، اور صرف یہ نہیں کوئی بھی رشتہ نہیں برداشت کر سکتا، تو اپنے رشتے کو خفیہ کرو۔
फिर मैंने जब ये तरीका इख्तियार किया कि जो भी मुझे दिया जाता था मैं उसका ज़िक्र किसी से नहीं करती थी। मेरी अलमारियों में पड़े होते थे चीज़ें, मैं अपनी यहाँ तक अपनी क्रीम, अपनी स्किन केयर की चीज़ें भी अपने रूम में, अपने जो है ना ड्रेसिंग था उसमें लॉक करके रखती थी, किसी को बताती दिखाती कुछ भी नहीं थी। और डॉक्टर के पास जाने के लिए भी मैं अपनी अम्मी के घर जाती थी और वहाँ से मेरे हस्बैंड आते थे और वहाँ से मुझे लेके जाते थे, और वापसी भी मैं अम्मी के घर ही वापस लौटती थी। फिर जब इन लोगों को ये चीज़ पता चली तो इन्होंने जब बात की, मेरे हस्बैंड से बात की, तो उस जगह पे क्योंकि मैंने काफ़ी ज़्यादा अपनी हस्बैंड की चीज़ों पर जो है ना पर्दा रखा हुआ था, तो वहाँ पे फिर मेरे हस्बैंड ने उन्हें कहा कि ज़ाहिर आप लोग सामने उसको डॉक्टर के पास भी नहीं लेके जाने देते, तो मैंने उसको छुपा के लेके जाना है ना, इसलिए लेके जाता हूँ ताकि घर का माहौल ख़राब ना हो। ठीक है, तो इस तरह फिर जब आप शुरुआत में अपने हस्बैंड को ना समझ पाएँ, आपसे गलतियाँ अगर हो भी गई हैं ना, या इतनी मेहनत करने के बावजूद कोई आप की एक छोटी सी गलती की वजह से आपको डिग्रेड कर रहा है या आपकी शिकायतें लगा रहा है, कुछ बता रहा है, तो आप उनको वो मौका ही ना दें। आप मौका कैसे ना दें? जैसे ऐसे लोगों के साथ लड़ाई करने का, बातचीत करने का कोई फ़ायदा नहीं होता। इसलिए ऐसे लोगों को डील करने का आसान तरीका यही होता है कि आप अपने हस्बैंड के लिए बने संवरें, तैयार होके रहें, खुद को टाइम दें, नमाज कुरान पढ़ें और अपने बच्चों को टाइम दें, अपने बच्चों के साथ क्वालिटी टाइम स्पेंड करें। काम उतना करें जितना आपकी सेहत इजाज़त देती है, जितना आपके हिस्से में है। एक रूटीन बनाएं, बता दें घर वालों को मेरी सेहत मुझे इतने काम की इजाज़त देती है। घर के कामों के सेशन बना लें, मैंने बना लिए थे। फिर मैंने खुद अपनी जेठानी से कहा था कि एक दिन बर्तन मैं धोऊंगी, एक दिन आप धोंगी, क्योंकि रूटीन में मुझसे बर्तन भी धुलवाए जाते थे, कपड़े भी धुलवाए जाते थे, रूटीन में मुझसे झाड़ू पोछा भी करवाया जाता। वो बैठ के सिर्फ कुकिंग करती थी और उसकी वाह वाह हो जाती थी कि ये इसने किचन संभाला हुआ है, इसलिए उसकी बल्ले बल्ले हो जाती थी, और मैं बाकी सारे काम करती थी लेकिन किसी की नज़र में ही नहीं था। फिर मैंने खुद अपने लिए ये रूटीन सेट किया और फिर एक दिन मेरी जेठानी ने ज़िद की वजह से नहीं किया, मैंने भी छोड़ दिया, वो वहीं पढ़ा रहा। मैंने कहा ठीक है ना करो, पढ़ा रहे। मैंने अपनी सास को बता दिया कि मैं अपने हिस्से का काम कर चुकी हूँ, ये काम उसने करना है, वही करेगी। जहाँ पे बर्दाश्त ख़त्म हो जाए ना, वहाँ बोलना शुरू कर दे। मैंने जब तक बर्दाश्त किया वो मेरे ऊपर अब हावी होती गई हैं। फिर जब मैंने बोलना शुरू किया तो चीज़ें मेरे कंट्रोल में आई। कैसे कंट्रोल में, मैं आगे की वीडियोज़ में आपके साथ सब कुछ शेयर करूँगी। मैंने अपने शोहर को अपनी साइड पे कैसे किया, मैंने अलग खाना पीना, कुकिंग कैसे अलग की, मैंने अपने लिए जो है ना अपने बच्चों के लिए तालीम का स्टैंड कैसे लिया, मैंने अपने बच्चों को अपने ताया जी की मार से कैसे बचाया। इतने वाक़यात हैं, इतना कुछ है। और यहाँ तक कि अभी तक भी मैं मुकाबला कर रही हूँ, मैं हार नहीं मान रही। मेरे हस्बैंड कहते हैं खामोश है, जो चुप, जब मर्दों को खामोश होने वाली औरत बड़ी पसंद होती है, लेकिन खामोशी उस हद तक करनी चाहिए जब तक कि उसमें आपका कोई फ़ायदा हो। जब आपका फ़ायदा ही कोई नहीं है, खामोश रह के भी आप बुरी हैं, तो फिर बोलें। मैं अब बोलती हूँ, अपने लिए खुद स्टैंड लेती हूँ, खुद खड़ी हो जाती हूँ और घर भी नहीं छोड़ रही। अब मेरे शौहर को समझ आ चुकी है कि ना ये यहाँ से जाएगी और ना ये हार मानेगी, और अपने बच्चों के साथ ये अटेंशन खड़ी है। और आज मेरी बेटियां अच्छी तालीम याफ्ता भी हैं और इसके साथ साथ वो बैरून मुल्क भी जा रही हैं, और ये भी जो है ना स्टैंड मेरा है। अब मैंने अपना इतना रोब रखा हुआ है इस घर में कि किसी की ज़रूरत नहीं है कि कोई आके कहे कि नहीं तुम्हारी बेटियां नहीं जाएंगी, हम नहीं जाने देंगे। किसी की ज़रूरत, किसी की मजाल, मैंने खुद ये रोब रखा है अपना। कैसे रखा है इंशाल्लाह अगली वीडियो में मैं आपके साथ शेयर करूँगी, और अपनी बेटियों की तरबियत मैंने किस तरह की है वो भी मैं आपके साथ सब कुछ शेयर करूँगी। तो इतनी अच्छी मोटिवेशनल वीडियोज़ देखने के लिए, मेरी बातों को सुनने के लिए आप लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया। और जिन लोगों ने नहीं सब्सक्राइब किया, आपसे गुजारिश है सब्सक्राइब कर दें। मेरी वीडियोस आपकी बेटियों को बहुत गाइड करेंगी, आपके बहुत काम आएंगी, इसलिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब लाजमी करें। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक शेयर ज़रूर कीजिएगा। इजाज़त चाहती हूँ, कल आपसे इंशाल्लाह नई वीडियो में फिर हाज़िर होंगी। अल्लाह हाफिज़।